और सीएम धामी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री आवास में चित्र पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। कहा, मुखर्जी का राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित जीवन हमारी प्रेरणा। हेमकुंड यात्रा विवाद पर निष्पक्ष जांच जारी। सीएम धामी ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया भरोसा और कहा कि उत्तराखंड में अतिथि देवो भव की भावना। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का बड़ा दावा। कई महीनों के फुटेज गायब, सबूत मिटाने की आशंका। राम मंदिर ट्रस्ट भंग कर सिटिंग जज से जांच की मांग। कोलिडेक झील बनेगी पर्यटन का नया केंद्र। सीएम के अपर सचिव ने विकास कार्यों का लिया जायजा। पर्यटकों और नौका संचालकों से संवाद कर लिया संवाद। कोटद्वार में फर्जी हूटर लगाना पड़ा भारी। मंत्री ने लिखी कार को पुलिस ने किया जब्त। ड्राइवर के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार सिटी बस ने 5 लोगों को कुचला। आईएएस बीटी से राजपुर जा रही थी बेकाबू बस। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जगहों पर मौसम खराब। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और मैं राजेश सोनी बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी हुई खास खबरों की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। और सीएम ने यह भी कहा कि उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखते हुए राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनका त्याग, संघर्ष और राष्ट्र सेवा का आदर्श भावी पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्णप्रयाग और नगरासू घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और सीएम ने आगे यह भी कहा कि उत्तराखंड में सिख गुरुओं से जुड़े हेमकुंड साहिब, रीठा साहिब और नानकामत्ता जैसे पवित्र स्थल और सभी का सम्मान करना प्रदेश की संस्कृति है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समाज को बांटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले की निष्पक्ष जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने राम मंदिर में कथित चोरी के मामले को लेकर भाजपा, आरएसएस और राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर आंदोलन के सहारे सत्ता तक पहुंचने वाली भाजपा इस मामले पर चुप्पी साधे हुए। आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि कई महीनों की सीसीटीवी फुटेज गायब है, जिससे मामले में सबूत मिटाने की आशंका पैदा होती है। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। तमाम सनातनियों ने बहुत बड़ा चंदा देकर, दान देकर उस मंदिर को पूर्ण कराने में अपना योगदान दिया। लेकिन पिछले 20 दिन से जिस तरह की रिपोर्ट्स मीडिया के माध्यम से आ रही हैं कि वहां पर चोरी नहीं डकैती हुई, ऐसा प्रतीत होता है। और दुर्भाग्य है कि हर चीज का क्रेडिट लेने वाली भाजपा और आरएसएस खामोश है। एसआईटी के नाम पर लीपापोती शुरू कर दी गई है। एसआईटी केवल बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए बनाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। एक एफआईआर तक इतने बड़े कांड के ऊपर ये कमजोर सरकार नहीं करा पा रही। उसका सीधा कारण है कि आरएसएस और भाजपा के लोग इस डकैती में इन्वॉल्व हैं,
ऐसा प्रतीत होता है। जिस तरह से पिछले कई वर्षों में आरएसएस के, भाजपा के बड़े बड़े कार्यालय बने, महल नुमा ताजमहल बने, हम सीधा आरोप लगाते हैं कि क्या ये पैसा राम मंदिर का तो नहीं है। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि जो तमाम बड़े बड़े लोग हैं वो जिम्मेदार क्यों नहीं है। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि इस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जाता। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि इस ट्रस्ट में कौन लोग बैठेंगे, इसका चयन किसने किया। हम सीधा आरोप लगाते हैं कि अगर इस पूरे प्रकरण के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनका प्रशासन भी वहां पर इन्वॉल्व है। और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारत तिब्बत सीमा व्यापार को लेकर व्यापारियों को परमिट वितरित किए गए। तो वहीं उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने यह बताया है कि 103 आवेदनों में से अब तक 26 परमिट जारी किए जा चुके हैं। तो वहीं कुंजी में कस्टम प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई हैं और व्यापार के पुनः संचालन से सीमांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो कूड़े कचरों को लेके पड़ाव था, आज उसमें एक संयुक्त बैठक हुई आईटीबीपी, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है और कैसे व्यापार के दौरान कैसे यात्रा होगी इसके ऊपर भी एक चर्चा की गई है, जिसके क्रम में आज शाम तक या कल तक हम उसके मिनट्स जारी कर देंगे। हरिद्वार में गर्मी के मौसम में आग की घटनाओं की आशंका को देखते हुए हरिद्वार पुलिस सतर्क हो गई। एसएसपी नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच के निर्देश दिए। इसके तहत कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, होटल, अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल होगी। फायर उपकरणों की स्थिति, आपातकालीन रास्तों और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। एसएसपी ने कहा है कि जन सुरक्षा सर्वोत्तम प्राथमिकता है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो इंसिडेंट की जो बसेज हैं उनमें आग लगी। ये दोनों बसेज राजस्थान से आई थी और बाद में जांच में पाया गया कि ये बसेज जो थी वो जो प्री कट स्ट्रक्चर उनके ऊपर चेसिस के ऊपर लगाया गया था वो मानकों के अनुरूप नहीं था और इसमें ऐसा मटेरियल यूज किया गया था कि जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जब गर्मी में बस चलती है सड़क पे तो उससे ही वो आग पकड़ ले रहा है। तो उसके लिए आरटीओ और विभागों से हमने पत्राचार किया है कि ऐसे व्हीकल्स आते हैं कि मोटर व्हीकल लगती है उनका चलान किया जाए। चंपावत में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कृषक बंधु बैठक का आयोजन किया गया और तो वहीं बैठक में किसानों की समस्याओं, कृषि योजनाओं और स्वरोजगार पर मंथन भी किया गया। बैठक में डीएम ने किसानों की मांगों और शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। डीएम ने सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र कृषक तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने पिछली बैठक में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की। जिला अधिकारी ने घेरबाड़, सोलर पंप, पौध वितरण, गुणवत्ता युक्त बीज और कृषि उपकरणों के लिए प्राप्त आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और वहीं चंपावत में जिला कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फत्र्याल ने कहा है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बार बार लीक हो रहे हैं तो वहीं भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार देरी से लाखों युवाओं के सपने भी टूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी तरह विफल साबित हुई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस युवाओं के अधिकारों और उनके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, परीक्षार्थियों, शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज को एक मंच पर लाकर युवाओं की आवाज को सशक्त बनाना है और युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी। और उन्होंने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और उनके भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं और
भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। और नीट में जो पेपर लीक हुआ है उसमें कई लाखों छात्रों का जो भविष्य सरकार की कमी के कारण जो भविष्य उनका खराब हुआ है वो काफ़ी चिंताजनक है। और लगातार ये सरकार बेरोजगारी, पेपर लीक और ये तो वैसे भी कई सरकारी नौकरियां अब आ नहीं रही हमारे भारत में और उत्तराखंड में। और देहरादून के भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डॉक्टर मुखर्जी को वैचारिक पुरुष बताया। उन्होंने कहा कि 23 जून 1953 को कश्मीर की अखंडता के लिए कुर्बानी दी। और वहीं भट्ट ने यह भी बताया कि 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और हर कार्यक्रम में डॉक्टर मुखर्जी का चित्र रहेगा और उनकी स्मृति में वृक्षारोपण और जिला स्तरीय गोष्ठियां होंगी। महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस बार 6 जुलाई को डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक पुरुष हैं। 23 जून 1953 में कश्मीर की अखंडता के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तब से हर वर्ष लगातार हम लोग उनके विचारों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और इस बार 23 जून से 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बूथ पर डॉक्टर मुखर्जी जी को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। हमारे हर कार्यक्रम में डॉक्टर साहब का चित्र होगा। डॉक्टर साहब इस स्मृति में वृक्षारोपण भी होंगे और जिला स्तरीय बड़ी गोष्ठियां भी होंगी। जिसकी जयंती उनके होने हैं उस अभियान के प्रदेश के संयोजक आदरणीय ज्योति प्रसाद गेवले जी से इस विषय में अभी विस्तृत रूप से हमारे वक्तागण इस पर प्रकाश डालेंगे। पदाधिकारीगण आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे आदरणीय मंत्री खजानदास जी, प्रदेश के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय महेंद्र एक एक करके पुष्पार्चन करेंगे। शेष लोग फिर कार्यालय में भी पुष्पांजलि का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। इस विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद हिंदुस्तान के पश्चात माननीय प्रदेश अध्यक्ष। और वहीं कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के मामले में उत्तराखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सिख संगठनों की 3 प्रमुख मांगों पर सहमति जताते हुए घायल श्रद्धालु के पिता की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई। दोनों मामलों की जांच अब चमोली से हरिद्वार ट्रांसफर कर दी गई है। तो वहीं पुलिस की ओर से श्रद्धालुओं को बिना दस्तार पेश करने के मामले की जांच वरिष्ठ IPS अधिकारी यशवंत सिंह करेंगे। अल्पसंख्यक आयोग ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक शांति बनाए रखें। झगड़ा हो चुका है। सरदार जी ने तलवार निकाल ली है यहाँ पे, तलवार निकाल रहा है मारने के लिए सरदार जी। कोटद्वार शहर के पटेल मार्ग पर फर्जी तरीके से मंत्री लिखी कार और हूटर लगाकर रौब दिखाने वाले चालक पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वाहन में लाल नीली लाइट, माइक और हूटर लगा था। चालक लोगों को रास्ते से वाहन हटाने के लिए आदेश दे रहा था और सूचना मिलने पर CPU पुलिस मौके पर पहुंची। जांच की। परमिशन नहीं दिखाने पर वाहन को कोतवाली लाया गया। इंस्पेक्टर प्रदीप नेगी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन के तहत कार को सीज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
हरिद्वार के टिबली क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। राजाजी नेशनल पार्क और रेलवे की भूमि पर बनी अवैध झुग्गियों को बुलडोजर से हटाया गया। लंबे समय से नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जा हटाने पर मंगलवार सुबह कार्रवाई शुरू हुई। अभियान के दौरान करीब 50 से 60 अवैध झुग्गियां ध्वस्त की गईं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। सिटी मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी, दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जारी रहेगी। हम जो टिबड़ी रेलवे फाटक है वहाँ पे हम अतिक्रमण हटा रहे हैं और ये रेलवे की ज़मीन है जिस पर रेलवे ने अपना जो विधिक प्रक्रिया है वो पहले भी अपनाई हुई थी। नोटिस दिए गए थे, उनका पक्ष जाना था। उसके बाद अंतिम तौर पे हमने भी कागज़ देखे कि रेलवे की ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण है, तो रेलवे की डिमांड पे जिला पुलिस और हम लोगों ने मिल करके उनका सहयोग करते हुए जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण उसको हटा रहे हैं और अभी 75% हट गया इस पॉइंट पे, बाकी 25% बचा है, वो लगातार हटता रहेगा। हल्द्वानी में सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने सर्किट हाउस काठ गोदाम में लैंड फ्रॉड कमेटी की बैठक की। बैठक में आईजी निवेदिता कुकरेती, ऊधम सिंह, नगर जिलों के एसएसपी समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक में भूमि धोखाधड़ी से जुड़े कुल 77 मामलों पर चर्चा की गई। विभिन्न जिलों से प्राप्त मामलों की गहन समीक्षा के बाद कमिश्नर दीपक रावत ने 30 मामलों में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि धोखाधड़ी के मामले सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जिसमें हम एक तो रिपोर्ट मांगते हैं तहसील से, डीएम्स के थ्रू वो रिपोर्ट आती है। आजकल हमने पैरेलली एसएसपीस को भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो भी इसको प्रोब कर लें। तो उस सब के बाद जो रिपोर्ट्स आज यहाँ पे आई थी, कुल मिला के 77 मामले ऐसे थे जो हमने रखे थे आज की बैठक के लिए, जिनमें रिपोर्ट मांगी गई थी। और यहाँ पे जो कमेटी बैठी उन्होंने उसको डिसाइड किया, तो हमने 30 मामलों में पाया। और देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार सिटी बस ने 5 लोगों को कुचला है। आईएसबीटी से राजपुर जा रही बेकाबू बस की वजह से यह हादसा हुआ। ड्राइवर को बताया जा रहा है कि दौरा पड़ने की वजह से यह भयानक हादसा हुआ। और वहीं बस की चपेट में आए सड़क किनारे बैठे मजदूर मयंक इंद्रेश अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद आपको बता दें यहाँ पर चीख पुकार मच गई। लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र मानादुंगा एक गुलदार सीधे गौशाला में घुस गया और गाय भैंसों के बीच शांत होकर बैठ गया। खास बात यह रही कि गुलदार ने किसी भी मवेशी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सदस्य ने गौशाला की ओर पहुंचकर मोबाइल की रोशनी डाली तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। तो वहीं अचानक लोगों की आहट और रोशनी पड़ने पर गुलदार मौका मिलते ही जंगल की ओर भाग निकला। तो वहीं विशेषज्ञों का यह मानना है कि जंगलों में भोजन और सुरक्षित आवास की कमी के चलते वन्य जीव मानव बस्तियों की ओर आने को मजबूर हो जाते हैं। तो वहीं रहवासियों ने वन विभाग से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की। देहरादून के लालपुर क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां आईएसबीटी से राजपुर रोड की ओर जा रही एक तेज रफ्तार सिटी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद लोगों पर चढ़ गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आईएसबीटी के पास में लालपुर के समीप एक सिटी बस के द्वारा अनियंत्रित होकर फुटपाथ में कुछ लोगों को अनियंत्रित होने के कारण कुछ लोगों को चलने से कुछ लोग घायल हुए हैं। उनको तत्काल इंद्रेश हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इसमें जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लिया गया है, बस को भी कब्जे में लिया जा चुका है। और वहीं ऋषिकेश में ड्यूटी खत्म कर लौट रहे पुलिस चौकी प्रभारी की स्कॉर्पियो खाई में गिर गई और हादसे में चौकी प्रभारी की मौके पर मौत हो गई। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर एम्स भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। लोहाघाट के कोली डेक झील को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारियां अब तेज हो गई।
मुख्यमंत्री के अपर सचिव मोनाली ने झील परिसर का स्तरीय निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बन रहे रेस्टोरेंट निर्माण और गुणवत्ता की प्रगति की जानकारी ली। अगली खबर की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में इसी सप्ताह मानसून की दस्तक देने के आसार हैं। इसे देखते हुए वन विभाग वन्य जीवों और वनों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना हुआ है। मानसून अवधि में शिकारियों और तस्करों की घुसपैठ को रोकने के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है। काफी दुर्गम जगहों पर स्थित है, तो इसके लिए हमारे जितने भी फील्ड कार्मिक हैं उनको निर्देशित किया गया है कि मानसून सीजन के दौरान वन क्षेत्रों की सघन गश्त करें। इसमें लगातार लंबी दूरी गश्त और मानसून गश्त जो है उसकी योजनाबद्ध तरीके से उसको कराया जाएगा। मसूरी नगर पालिका परिषद को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिसर को खाली करा दिया। कर्मचारियों और आम लोगों की आवाजाही पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग, खुफिया एजेंसियां, साइबर सेल और बम निरोधक दस्ता सक्रिय हो गया। वाली कोई भी वस्तु मिलती है उसको आप बिल्कुल भी ना टच करें, ना हिलाएं डुलाएं, क्योंकि उसमें मोशन सेंसर भी लगा हो सकता है। तो आपको कोई भी संदिग्ध या छूटा हुआ लावारिस सामान मिला तुरंत आप 100 नंबर में कॉल करके पुलिस को रिपोर्ट। अभी आपने पूरा परिसर चेक हो चुका है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। तो देखिए, ये बड़े खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वाली कोई भी वस्तु मिलती है उसको आप बिल्कुल भी ना टच करें, ना हिलाएं डुलाएं, क्योंकि उसमें मोशन सेंसर भी लगा हो सकता है। तो आपको कोई भी संदिग्ध या छूटा हुआ लावारिस सामान मिला तुरंत आप 100 नंबर में कॉल करके पुलिस को रिपोर्ट। अभी आपने पूरा परिसर चेक हो चुका है, कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। रानीखेत के द्वारा हाट में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर के दौरान विधायक मदन विष्ट, उत्तराखंड पलायन आयोग के सदस्य और भाजपा नेता अनिल शाही के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। तो वहीं दोनों नेताओं के बीच हुई बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित शिविर में विधायक मदन विष्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन समेत विभिन्न योजनाओं में धन कटौती और अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। मानसून के दौरान संभावित भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की विशेष व्यवस्था की है। सरकार ने जुलाई, अगस्त और सितंबर माह का राशन पहले से ही सुदूर क्षेत्रों के गोदाम तक पहुंचा दिया है। आगामी 1 जुलाई से 3 माह तक का एडवांस राशन उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को इस व्यवस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए।